बीरबल ने नजरें झुकाए रखीं। जहां पनाह, ऐसा कुछ नहीं है जो। बस, अकबर की आवाज गूंज उठी। अब और झूठ नहीं। क्या तुम नहीं देख रहे कि तुम्हारी इस खामोशी ने हमारी रातों की नींद छीन ली है? क्या हमारी दोस्ती का इतना भी वास्ता नहीं कि तुम अपना बोझ हमारे साथ बांट सको? आज या तो तुम बताओगे कि बात क्या है, या फिर हमारी दोस्ती का ये अध्याय यही समाप्त हो जाएगा। अकबर के मुंह से दोस्ती खत्म होने की बात बीरबल सुनकर का बोझ, बीरबल का अकबर की नींदें। उन्होंने पहली बार नजरें उठाकर एक अनबुझी शहंशाह की आंखों में देखा। आगरा के किले की दीवारों उन ने आंखों कई में मौसम गुस्सा था, देखे थे, पीड़ा कई थी, बादशाहों के उत्थान और एक मित्र की और सच्ची पतन की चिंता मूक थी गवा रही थी। बीरबल का बांध और टूट शहंशाह गया। जलालुद्दीन उनकी आंखों मोहम्मद से अकबर के आंसू दौर निकले। में इन दीवारों ने शहंशाह के जो सामने रौनक उसके वजीर का रोना की गूंज असाधारण घटना थी, वैसी पहले लेकिन कभी उस नहीं। पल वे बादशाह हर सुबह और वजीर नहीं, दीवान आम बल्कि दीवान दो परेशान दोस्त थे। कला बीरबल ने ज्ञान अपने की चर्चाओं से गुलजार रहते और कांपती इस आवाज में गुलजार कहना महफिल शुरू के किया, सबसे चमकदार माफी फूल चाहता थे हूं। बीरबल। अकबर के नवरत्नों में मेरा सबसे इरादा आपको सबसे तकलीफ हाजिर देना जवाब हरगिज नहीं था, और सबसे बुद्धिमान मैं तो बस सलाहकार। आपको एक बहुत अकबर बड़े और बोझ से बीरबल दूर का रखना रिश्ता, चाहता था। केवल एक बादशाह कैसा बोझ और उसके वजीर का बीरबल नहीं था। अकबर ने नरमी से मित्रों का संबंध था, उनका गुस्सा पिघल चुका था और प्रतिष्ठा की सीमाएं धुंधला जाती थी। सांस ली, जैसे अकबर को बहुत बीरबल बड़ी की हिम्मत चतुराई जुटा रहे भरी हों। बातों में, उनकी सुलझी हुई सलाह कुछ में हफ्ते पहले और उनकी जब मैं बेबाक भेष हंसी बदल में कर एक शहर अजीब के सा हालात सुकून जानने मिलता निकला था। तो मेरी बीरबल के मुलाकात एक बहुत अकबर ही की पहुंचे महफिल हुए अधूरी फकीर से थी। हुई। वो उनके भविष्य फैसले देखने की अधूरे थे। शक्ति रखता था, और यहाँ तक कि मैंने उनकी उसे शाम की नजरअंदाज सैर करना भी चाहा, अधूरी थी। पर उसने मेरा हाथ लेकिन पकड़ पिछले लिया कुछ हफ्तों से और कहा, इस जीवंत मंत्री जी, रिश्ते पर एक आप खामोशी जिसकी की सेवा चादर करते सी पड़ हैं, गई थी। उस पर एक बीरबल बहुत बड़ा वही थे। खतरा मंडरा रहा रोज है। दरबार में आने आते, वाली पूर्णिमा की नियत रात स्थान को पर बैठते, जब चांद सिर झुका सिर कर पर होगा, शहंशाह का तब अभिवादन सल्तनत का करते। सबसे वफादार लेकिन दिखने उनकी वाला आंखों की शख्स ही चमक कहीं खो गई शहंशाह थी। की जान का दुश्मन बन उनके जाएगा। चेहरे पर हर ये वक्त सुनकर एक अकबर के चिंता की लकीरें कोई भाव खींची नहीं रहती। आया। वे जो शांत बीरबल खड़े रहे। किसी भी गंभीर बीरबल मसले ने को आगे अपनी कहा, हंसी और मैंने चतुराई सोचा से हल्का कि कर ये देते किसी थे। बहके हुए इंसान वे की अब बकवास ज्यादातर है। चुप रहते, पर फिर उस कोई उनसे फकीर कुछ ने पूछता कुछ तो ऐसी संक्षेप में बातें उत्तर बताई देते जो उनकी मेरे नजरें और आपके या तो अलावा जमीन पर कोई नहीं गड़ी जान रहती, सकता था, या शून्य उसने में हमारे कुछ बचपन तलाशती की रहती। एक घटना का जिक्र शुरुआत किया, में जिसके अकबर ने गवाह सोचा केवल कि हम शायद दोनों कोई थे। पारिवारिक ये समस्या सुनकर होगी मेरे पैरों या तले मौसम जमीन का असर। खिसक। उन्होंने बीरबल को कुछ दिन आराम करने की सलाह भी दी, लेकिन बीरबल ने विनम्रता से मना कर दिया। दिन बीतते गए और बीरबल की चुप्पी और गहरी होती गई। उनकी हाजिर जवाबी, जो कभी दरबार का मुख्य आकर्षण हुआ करती थी, अब अतीत की बात हो गई थी। एक बार किसी मसले पर जब एक मंत्री बुरी तरह उलझ गया, तो सभी की निगाहें बीरबल पर टिक गई। पुराने दिनों में बीरबल कब का कोई चुटकुला सुनाकर या कोई सटीक उदाहरण देकर उस गुत्थी को सुलझा चुके होते, पर उस दिन वे बस खामोश बैठे रहे, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही न हो। ये बदलाव अब केवल अकबर ही नहीं, बल्कि पूरे दरबार ने महसूस करना शुरू कर दिया था। जो दरबारी बीरबल से प्रेम करते थे, वे चिंतित थे, और जो उनसे ईर्ष्या करते थे, उनके लिए ये कानाफूसी करने का एक सुनहरा अवसर था। लगता है राजा बीरबल का दिमाग अब काम नहीं करता, कोई फुसफुसाता। शायद शहंशाह की निकटता का घमंड उनके सिर चढ़ गया था, जो अब उतर रहा है, दूसरा कहता। अकबर इन सब बातों से अनभिज्ञ नहीं थे, लेकिन उनका मन इन सब से ऊपर अपने मित्र की चिंता में डूबा हुआ था। उन्हें बीरबल की चुप्पी किसी अनिष्ट की आहट जैसी लग रही थी। वो क्या बोझ था जो उनके सबसे बुद्धिमान मित्र को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था? वो कौन सी चिंता थी जिसने उनकी जुबान पर ताला लगा दिया था? अकबर ने कई बार निजी तौर पर बीरबल से बात करने की कोशिश की। बीरबल, क्या बात है? तुम इतने खामोश क्यों हो? एक शाम जब वे यमुना के किनारे टहल रहे थे, अकबर ने पूछा। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। कुछ नहीं जहांपनाह, बस थोड़ी थकान है। उनका जवाब तैयार था, लेकिन उनकी आंखों ने कुछ और ही कहानी बयां की। ये थकान नहीं है बीरबल, अकबर ने जोर देकर कहा। मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हूं। तुम्हारी आंखें वे किसी गहरे समंदर की तरह शांत हो गई हैं, जिसमें कोई तूफान छिपा है। बताओ हमें, क्या बात है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है?
क्या कोई आर्थिक संकट है या घर पर सब कुशल तो है? बीरबल ने सिर झुका लिया। आपकी दुआओं से सब खैरियत है शहंशाह। आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। हर बार अकबर को यही जवाब मिलता। बीरबल की ये चुप्पी अकबर के लिए किसी अपमान से कम नहीं थी। क्या उनकी दोस्ती इतनी कमजोर थी कि बीरबल अपना दुख उनसे साझा भी नहीं कर सकते थे? ये विचार अकबर के दिल में एक कांटे की तरह चुभने लगा, और जैसे जैसे बीरबल के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती, वैसे वैसे अकबर के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। ये बेचैनी अब उनकी रातों पर भारी पड़ने लगी थी। अध्याय 2। शहंशाह की स्लीपलेस रातें। दिन का शोर और दरबार की जिम्मेदारियां खतरा मंडरा रहा है किसी जिसके बारे में वो मुझे बता नहीं पा रहा, लेकिन जैसे हजारों सवाल उनके दिमाग में पंख फैलाते ही चक्रव्यूह की तरह घूमते, एक भयानक रूप ले लेते। उठकर कक्ष में टहलने लगते, आलीशान बिस्तर पर खिड़की से बाहर चांदनी में नहाए आगरा के किले को चादरों के बीच ये वही करवटें बदलते रहते जिसे उन्होंने लेकिन नींद उनकी आंखों से न्याय से सींचा था। कमरे में प्रजा चैन धीमी सुगंध रही थी। फवारे के पानी की मधुर ध्वनि बादशाह पर भरोसा, बाहर पहरेदारों के कदमों की नियमित आहट बादशाह उनके बेचैन मन को शांत नहीं कर पा रही थी। अपने ही एक उनका दिमाग चिंता में सो नहीं पा रहा था। सवाल के इर्द गिर्द उन्होंने हकीमों को बुलाया को क्या हुआ है। शाही हकीमों ने नाड़ी देखी तो उन्हें बीरबल कई तरह के चेहरा दिखाई देता और माजून पेश वही चेहरा नींद लाने वाली जड़ी बूटियों का लेप तैयार किया। अब लेकिन किसी रात दवा का अकबर पर कोई असर नहीं हुआ। अकबर को वे दिन याद आते शारीरिक रूप से वे पूरी तरह किसी मुश्किल मसले पर देर रात तक बीमारी तो मन की थी, और जिसका इलाज किसी हकीम वैद्य के पास समस्याएं हवा हो जाती थी। एक रात उन्हें याद आता जब हद से बढ़ कैसे बीरबल की अकबर ने सुनकर सबसे भरोसेमंद अंग रक्षक को बुलाया, और वेश बदलकर बीरबल खुद चुपके से महल से बाहर कहानी बन गया था। वे आगरा की क्या मैंने कोई गलती सड़कों पर घूमने लगे। अकबर खुद से पूछते, वे देखना चाहते थे क्या मेरे किसी व्यवहार प्रजा उसे कैसे रहती है, कैसे सल्तनत में कोई उन्होंने देखा एक गरीब मजदूर अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर बिना किसी चिंता के सो रहा था। उसके चेहरे पर दिन भर की मेहनत की थकान तो थी, पर एक सुकून भी था। उन्होंने एक व्यापारी के घर के पास से गुजरते हुए देखा, वो भी अपने परिवार के साथ चैन से सोया था। अकबर ने सोचा, मैं हिंदुस्तान का शहंशाह, जिसके पास दुनिया की हर नेमत है, एक पल की नींद के लिए तरस रहा हूं। दिन से मैं हर उस चेहरे को शक की नजर से देख रहा हूं, जिसके पास न धन है, जो न दौलत प्रति वफादारी की गहरी नींद में कैसे सो सकता है। मुझे हर साय में अंदर से ही जवाब नजर आता है, क्योंकि और ये बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई? उनके पास कोई ऐसा दोस्त ने पूछा जिसकी कैसे बताता उन्हें अंदर से खाई जा रही हो। बीरबल की आवाज में पीड़ा थी। अकबर की पीड़ा को अगर मैं ये बात आपको बताता, उन्हें लगा कि उनका मन शक और उनकी विश्वास से भर जाता। सब व्यर्थ है। आप अगर किसी को संदेह की नजर से देखते, कारण भी नहीं जान सकते। बादशाह के लिए इससे बड़ा बोझ अब सिर्फ बीरबल का नहीं रह गया था कि वो अपनी ही प्रजा अकबर की नींदों का ही मंत्रियों पर भरोसा न कर सके। अगले दिन दरबार में अकबर की लाल बोझ और सूजी हुई आंखें को अशांत किसी से छिपी नहीं रही। मैं चुपचाप उस गद्दार को ढूंढना चिढ़ा हो गया था। पूर्णिमा की रात छोटी बातों पर मंत्रियों को डांट देते। अब तक उस दुश्मन का माहौल बोझल रहने लगा। सब देख रहे थे कि बादशाह परेशान खाए जा रहा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी आपकी जान को खतरे में डाल सकती है। और जिस सोचकर ही से वे मेरा बात करना चाहते थे, इसी चिंता ने मेरी मूरत बना खामोश मेरी प्यास, मेरी अकबर ने फैसला किया, सब कुछ छीन लिया है। बहुत हुआ। अब अकबर को और कुछ समझ में आ कर सकते थे। बीरबल की खामोशी, वे उसकी रहस्य से पर्दा उठाकर ही रहेंगे, चाहे उसके प्रति उन्हें कुछ भी करना पड़े। और प्रेम का परिणाम था। बीरबल का रहस्य ही उस खतरे का सामना करना चाहता था, जैसे ही दरबार के बादशाह पर आंच न आए। अकबर ने बीरबल को रुकने जानकर अकबर की आंखें भी जब सारे दरबारी चले गए और उन्होंने आगे बढ़कर केवल वे बीरबल को गले लगा लिया, तो अकबर अपने सिंहासन से उतरे बीरबल और सीधे बीरबल के पास भरे हुए गले से कहा, बीरबल ये बोझ उनके उठाने की कोशिश, अजीब सी गंभीरता थी। क्या तुम भूल गए आज तुम्हें हमें मतलब ही बोझ को सच बताना होगा। तुम्हारा बोझ मेरा बोझ है, तुम्हारी चिंता मेरी चिंता है, और तुम्हारी नींद। जब तक तुम परेशान थे, भला मैं कैसे सो सकता था। उस रात सालों बाद अकबर को एहसास हुआ कि बीरबल सिर्फ उनका मंत्री या दोस्त नहीं, बल्कि उनके का एक हिस्सा है। उसकी तकलीफ में वे खुद को तकलीफ में महसूस करते थे। अकबर ने कहा, अब ये बोझ हम दोनों का है और हम मिलकर इस खतरे का सामना करेंगे।
अब तुम जाओ और आराम करो। कल सुबह हम एक नई योजना बनाएंगे। बीरबल ने सिर हिलाया, सालों का बोझ जैसे एक पल में उतर गया हो। ये जानकर कि अब वो इस लड़ाई में अकेला नहीं है, उसके मन को असीम शांति मिली। उस रात कई हफ्तों बाद बीरबल गहरी नींद सोया, लेकिन अब जागने की बारी अकबर की थी। पर इस बार चिंता में नहीं, बल्कि एक योजना बनाने के लिए। अध्याय 4, जाल और शिकारी। अगली सुबह अकबर और बीरबल गुप्त मंत्रणा कक्ष में मिले। अकबर के चेहरे पर अब चिंता की जगह एक दृढ़ संकल्प था। उन्होंने कहा, बीरबल, सबसे पहले तो हमें यह पता लगाना होगा कि यह भविष्यवाणी सच भी है या सिर्फ किसी की शरारत। लेकिन हम इसे नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। हमें एक जाल बिछाना होगा। बीरबल, जो अब अपने पुराने स्वरूप में लौट आए थे, उनकी आंखों में बुद्धिमत्ता की वही पुरानी चमक थी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मेरा भी यही विचार है। दुश्मन को पकड़ने के लिए हमें उसे बाहर आने पर मजबूर करना होगा, और इसके लिए हमें उसे एक सुनहरा मौका देना होगा। दोनों ने मिलकर एक विस्तृत योजना बनाई। योजना के अनुसार यह घोषणा की गई कि पूर्णिमा की रात को शहंशाह अकबर किले के सबसे ऊंचे बुर्ज पर अकेले रहकर विशेष इबादत करेंगे। यह खबर पूरे किले में फैला दी गई। साथ ही यह भी प्रचारित किया गया कि उस रात बुर्ज के आसपास सुरक्षा कम कर दी जाएगी, ताकि शहंशाह की इबादत में कोई खलल न पड़े। यह एक बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन अकबर और बीरबल जानते थे कि गद्दार को पकड़ने का यही एकमात्र तरीका था। पूर्णिमा की रात आई। चांद आसमान में अपनी पूरी शान से चमक रहा था। किले में एक अजीब सी खामोशी थी। योजना के अनुसार अकबर सफेद लिबास पहने अकेले ही सबसे ऊंचे बुर्ज की ओर बढ़ चले। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी। उन्हें अपनी योजना और बीरबल की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा था। जैसे ही अकबर बुर्ज पर पहुंचे, उन्होंने इबादत करने का नाटक शुरू कर दिया। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन उनके कान किसी भी आहट को सुनने के लिए सतर्क थे। समय बीतता गया। आधी रात हो गई। चांद ठीक सिर पर आ गया। अकबर को लगा शायद वो भविष्यवाणी गलत थी, लेकिन तभी उन्हें अपने पीछे कदमों की एक बहुत ही धीमी आहट सुनाई दी। कोई दबे पांव उनकी तरफ बढ़ रहा था। अकबर ने अपनी सांस रोक ली। आहट और करीब आती गई। फिर अचानक हवा में एक तेज सर्र की आवाज हुई, जैसे किसी ने तलवार निकाली हो। अकबर पलटने ही वाले थे कि तभी अंधेरे में से एक दूसरा साया बिजली की गति से निकला और उसने हमलावर पर छलांग लगा दी। एक जोरदार संघर्ष हुआ। तलवारें टकराने की आवाज गूंजी। अकबर ने मुड़कर देखा। अंधेरे में दो परछाइयां एक दूसरे से लड़ रही थी। तभी योजना के अनुसार छिपे हुए सैनिकों ने मशालें जला दी। रोशनी में जो चेहरा सामने आया, उसे देखकर अकबर के पैरों तले जमीन खिसक गई। हमलावर कोई और नहीं, बल्कि उनका सबसे भरोसेमंद और बहादुर अंगरक्षक शमशेर खान था। वही शमशेर खान जिसने कई लड़ाइयों में अपनी जान पर खेलकर अकबर की जान बचाई थी, जिस पर अकबर आंख बंद करके भरोसा करते थे। शमशेर खान को बीरबल ने काबू में कर लिया था। उसके हाथ से खंजर गिर चुका था। बीरबल ने ही अंधेरे में छिपकर उस पर हमला किया था। शमशेर खान की आंखों में नफरत और हताशा थी। तुम्हें कैसे पता चला? उसने बीरबल से पूछा। बीरबल मुस्कुराए। फकीर की भविष्यवाणी ने हमें सतर्क कर दिया था, शमशेर खान। लेकिन शक तुम पर तब हुआ जब तुमने ही ये सुझाव दिया था कि पूर्णिमा की रात को शहंशाह को अकेले इबादत करनी चाहिए। तुमने कहा था कि इससे सल्तनत पर आया संकट टल जाएगा। तुम संकट को टालना नहीं, बल्कि उसे अंजाम देना चाहते थे। तुमने ही ये अफवाह फैलाई थी कि सुरक्षा कम होगी ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाए। अकबर स्तब्ध थे। लेकिन क्यों शमशेर? हमने तुम्हें क्या नहीं दिया?
मान, सम्मान, दौलत। फिर ये धोखा क्यों? मुस्कुरा रहा। अध्याय 1। संगमरमरी दीवारों में एक फुसफुसाहट। आगरा शहर अपनी गति से बहती यमुना और मुगल कालीन वास्तुकला के शाश्वत आकर्षण के साथ हमेशा की तरह जागा। लेकिन आज हवा में कुछ अलग था। एक बेचैनी जिसे शब्द नहीं दिए जा सकते थे, लेकिन महसूस की जा सकती थी। ये बेचैनी सबसे अधिक उस स्थान पर महसूस की जा रही थी जो शहर का हृदय था, भारत का गौरव, ताजमहल। डॉ. आरव शर्मा, एक प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्वविद, ने अपना पूरा जीवन मुगल इतिहास के अध्ययन के लिए समर्पित कर दिया था। उनके लिए ताज सिर्फ एक स्मारक नहीं था, ये एक जीवित, सांस लेने वाला था, जो प्रेम, हानि और समय की कहानियों से भरा था। उस सुबह जब वो अपने अध्ययन में बैठे थे, जो यमुना के नजारे वाला था, तो उन्हें अपने पैरों के नीचे एक हल्का सा कंपन महसूस हुआ। इतना सूक्ष्म कि इसे आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता था, लेकिन आरव के लिए ये एक अशुभ संकेत था। उसी समय ताज के परिसर के भीतर युवा और उत्साही संरक्षण वास्तुकार ज़ारा खान अपनी सुबह की सैर पर थी। ज़ारा का परिवार पीढ़ियों से ताज की देखभाल से जुड़ा हुआ था और वो इस विरासत को बहुत गर्व के साथ आगे बढ़ा रही थी। जैसे ही वो मुख्य मकबरे के पास पहुंची, उन्होंने कुछ अजीब देखा। संगमरमर की दीवारों पर, जो सदियों से बेदाग खड़ी थी, छोटी, लगभग अदृश्य दरारें दिखाई दे रही थी। चिंतित होकर ज़ारा ने अपनी उंगलियों को ठंडी सतह पर फेरा। उन्होंने अपने वरिष्ठों को इसकी सूचना दी, लेकिन उनकी चिंताओं को अत्यधिक कल्पनाशील कहकर खारिज कर दिया गया। ये पुरानी इमारत है, ज़ारा, उनके बॉस ने कहा था। थोड़ी बहुत टूट-फूट तो होती रहती है, लेकिन ज़ारा को यकीन नहीं हुआ। ये सामान्य टूट-फूट नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो स्मारक के मूल को खतरे में डाल रहा था। अध्याय 2। एक भूली हुई किंवदंती। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अजीब घटनाएं बढ़ती गई। ताज के चारों ओर के बगीचों में फव्वारे बिना किसी स्पष्ट कारण के रुक रुक कर चलने लगे। रात में गार्डों ने मकबरे के भीतर से आने वाली धीमी, उदास फुसफुसाहट सुनने की सूचना दी। पर्यटक, जो दुनिया भर से प्रेम के इस प्रतीक को देखने आते थे, एक अस्पष्ट उदासी की भावना महसूस करने लगे, जो वातावरण में व्याप्त थी। आरव और ज़ारा अपनी अपनी चिंताओं से प्रेरित होकर एक दूसरे की ओर खिंचे चले आए। वे पुराने शहर के एक छोटे से कैफे में मिले, जिसकी दीवारें भूली बिसरी तस्वीरों और नक्शों से सजी थी। ये सिर्फ उम्र का बढ़ना नहीं है, ज़ारा ने अपनी आवाज में तात्कालिकता के साथ कहा। ऐसा महसूस होता है जैसे ताज दर्द में है। आरव ने सिर हिलाया, उसका चेहरा गंभीर था। मैं सहमत हूं। मैंने पुराने अभिलेखागार में कुछ शोध किया है। एक किंवदंती है जिसे लंबे समय से भुला दिया गया है। ये एक जुड़वा रत्न के बारे में बात करता है, जिसे अश्कनूर या प्रकाश का आंसू कहा जाता है। किंवदंती के अनुसार अश्कनूर को शाहजहां ने मुमताज महल के लिए बनवाया था। यह कोई साधारण रत्न नहीं था। ऐसा कहा जाता था कि इसमें मुमताज की आत्मा का एक अंश था। इसे ताज के निर्माण के दौरान उसकी नींव के भीतर कहीं छिपा दिया गया था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसका सार हमेशा के लिए स्मारक के साथ जुड़ा रहे। किंवदंती कहती है, आरव ने जारी रखा, कि जब तक रत्न सुरक्षित रहेगा, ताज खड़ा रहेगा। लेकिन अगर इसे कभी हटाया गया तो स्मारक का दिल टूट जाएगा और ये उखड़ना शुरू हो जाएगा। ज़ारा ने अविश्वास में आरव की ओर देखा। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी है ना? शायद, आरव ने स्वीकार किया। लेकिन इस बिंदु पर मैं किसी भी संभावना को खारिज करने को तैयार नहीं हूं। अध्याय 3। समय के खिलाफ एक दौर। जैसे जैसे उनकी जांच गहरी होती गई, आरव और ज़ारा ने खुद को रहस्यों और साजिशों के जाल में फंसा हुआ पाया। उन्हें पता चला कि एक लालची और बेईमान कला संग्रहकर्ता
विक्रम सिन्हा भी अश्कनूर की तलाश में था। विक्रम का मानना था कि रत्न में रहस्यमय शक्तियां हैं जो उसे अकल्पनीय धन और शक्ति प्रदान कर सकती है। विक्रम अपने गुर्गों के एक समूह के साथ ताज में घुसपैठ कर रहा था, गुप्त रूप से रत्न की तलाश में दीवारों और फर्शों को खोद रहा था। उसके लापरवाह तरीकों से स्मारक को और अधिक नुकसान हो रहा था, जिससे वो प्रक्रिया तेज हो रही थी जिसे आरव और जारा रोकने की कोशिश कर रहे थे। आरव और जारा को एहसास हुआ कि वे समय के खिलाफ दौड़ में थे। उन्हें विक्रम से पहले अश्कनूर को खोजना था, न केवल ताज को बचाने के लिए बल्कि एक राष्ट्रीय खजाने को अपवित्र होने से बचाने के लिए भी। उनकी खोज उन्हें ताज के छिपे हुए कक्षों और गुप्त मार्गों के माध्यम से एक रोमांचकारी साहसिक कार्य पर ले गई। उन्होंने सदियों पुरानी पहेलियों को हल किया, प्राचीन जालों से बचे और विक्रम के आदमियों के साथ खतरनाक टकराव का सामना किया। इस सब के दौरान जारा और आरव के बीच एक गहरा बंधन विकसित हुआ, जो ताज के लिए उनके साझा प्रेम और इसे बचाने के लिए उनकी हताशा से जाली था। अध्याय 4, दिल की खोज। अंत में सुरागों की एक श्रृंखला के बाद आरव और जारा ने खुद को एक छिपे हुए कक्ष में पाया जो सीधे मुख्य मकबरे के नीचे स्थित था। कमरे के केंद्र में एक अलंकृत आसन पर एक रत्न रखा था जो एक अलौकिक प्रकाश के साथ चमक रहा था। ये अश्कनूर था। जैसे ही जारा ने रत्न को लेने के लिए हाथ बढ़ाया, विक्रम और उसके आदमी कमरे में घुस आए। एक हताश संघर्ष हुआ। आरव और जारा अपनी बुद्धि और ताज के लेआउट के अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए विक्रम के गुर्गों को मात देने और उन्हें फंसाने में कामयाब रहे, लेकिन विक्रम भागने में सफल रहा और उसने अश्कनूर को अपने साथ ले लिया। ये प्रेम की स्थायी शक्ति और एक अंश ताज कांप उठे। राष्ट्र की अदम्य भावना का एक वसीयतनामा था। और कभी कभी यदि आप बहुत ध्यान से सुनते हैं तो आप अभी भी संगमरमरी दीवारों में एक फुसफुसाहट सुन सकते हैं। एक ऐसी कहानी जो समय के माध्यम से प्रतिध्वनित होती है। एक ऐसे प्यार की कहानी जो इतनी मजबूत थी कि इसने इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल दिया और एक ऐसा स्मारक बनाया जो हमेशा के लिए दुनिया के दिलों पर कब्जा कर लेगा। आंसर ताज कांप उठे एन अध्याय 1। संगमरमरी दीवारों में एक फुसफुसाहट एन आगरा शहर अपनी गति से बहती यमुना और मुगल कालीन वास्तुकला के शाश्वत आकर्षण के साथ हमेशा की तरह जागा। लेकिन आज हवा में कुछ अलग था। एक बेचैनी जिसे शब्द नहीं दिए जा सकते थे लेकिन महसूस की जा सकती थी। ये बेचैनी सबसे अधिक उस स्थान पर महसूस की जा रही थी जो शहर का हृदय था। भारत का गौरव ताजमहल। एन.डॉ. आरव शर्मा, एक प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्वविद, ने अपना पूरा जीवन मुगल इतिहास के अध्ययन के लिए समर्पित कर दिया था। उनके लिए ताज सिर्फ एक स्मारक नहीं था, ये एक जीवित सांस लेने वाला था जो प्रेम, हानि और समय की कहानियों से भरा था। उस सुबह जब वो अपने अध्ययन में बैठे थे जो यमुना के नजारे वाला था, तो उन्हें अपने पैरों के नीचे एक हल्का सा कंपन महसूस हुआ, इतना सूक्ष्म कि इसे आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता था। लेकिन आरव के लिए ये एक अशुभ संकेत था। उसी समय ताज के परिसर के भीतर युवा और उत्साही संरक्षण वास्तुकार जारा खान अपनी सुबह की सैर पर थी। जारा का परिवार पीढ़ियों से ताज की देखभाल से जुड़ा हुआ था और वो इस विरासत को बहुत गर्व के साथ आगे बढ़ा रही थी। जैसे ही वो मुख्य मकबरे के पास पहुंची, उन्होंने कुछ अजीब देखा। संगमरमर की दीवारों पर जो सदियों से बेदाग खड़ी थी, छोटी, लगभग अदृश्य दरारें दिखाई दे रही थी। चिंतित होकर जारा ने अपनी उंगलियों को ठंडी सतह पर फेरा। उन्होंने अपने वरिष्ठों को इसकी सूचना दी, लेकिन उनकी चिंताओं को अत्यधिक कल्पनाशील कहकर खारिज कर दिया गया। ये पुरानी इमारत है, जारा, उनके बॉस ने कहा था। थोड़ी बहुत टूट फूट तो होती रहती है, लेकिन जारा को यकीन नहीं हुआ।
ये सामान्य टूटफूट नहीं थी। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो स्मारक के मूल को खतरे में डाल रहा था। एन अध्याय 2। एक भूली हुई किंवदंती। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अजीब घटनाएं बढ़ती गई। ताज के चारों ओर के बगीचों में फव्वारे बिना किसी स्पष्ट कारण के रुक रुक कर चलने लगे। रात में गार्डों ने मकबरे के भीतर से आने वाली धीमी, उदास फुसफुसाहट सुनने की सूचना दी। पर्यटक जो दुनिया भर से प्रेम के इस प्रतीक को देखने आते थे, एक अस्पष्ट उदासी की भावना महसूस करने लगे जो वातावरण में व्याप्त थी। आरव और जारा अपनी अपनी चिंताओं से प्रेरित होकर एक दूसरे की ओर खिंचे चले आए। वे पुराने शहर के एक छोटे से कैफे में मिले, जिसकी दीवारें भूली बिसरी तस्वीरों और नक्शों से सजी थी। एन ये सिर्फ उम्र का बढ़ना नहीं है, जारा ने अपनी आवाज में तात्कालिकता के साथ कहा। ऐसा महसूस होता है जैसे ताज दर्द में है। आरव ने सिर हिलाया। उसका चेहरा गंभीर था। मैं सहमत हूं। मैंने पुराने अभिलेखागार में कुछ शोध किया है। एक किंवदंती है जिसे लंबे समय से भुला दिया गया है। ये एक जुड़वा रत्न के बारे में बात करता है, जिसे अश्कनूर या प्रकाश का आंसू कहा जाता है। किंवदंती के अनुसार अश्कनूर को शाहजहां ने मुमताज महल के लिए बनवाया था। यह कोई साधारण रत्न नहीं था। ऐसा कहा जाता था कि इसमें मुमताज की आत्मा का एक अंश था। इसे ताज के निर्माण के दौरान उसकी नींव के भीतर कहीं छिपा दिया गया था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसका सार हमेशा के लिए स्मारक के साथ जुड़ा रहे। किंवदंती कहती है, आरव ने जारी रखा, कि जब तक रत्न सुरक्षित रहेगा, ताज खड़ा रहेगा। लेकिन अगर इसे कभी हटाया गया तो स्मारक का दिल टूट जाएगा और ये उखड़ना शुरू हो जाएगा। जारा ने अविश्वास में आरव की ओर देखा। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी है ना? शायद, आरव ने स्वीकार किया। लेकिन इस बिंदु पर मैं किसी भी संभावना को खारिज करने को तैयार नहीं हूं। अध्याय 3। समय के खिलाफ एक दौड़। जैसे जैसे उनकी जांच गहरी होती गई, आरव और जारा ने खुद को रहस्यों और साजिशों के जाल में फंसा हुआ पाया। उन्हें पता चला कि एक लालची और बेईमान कला संग्रहकर्ता विक्रम सिन्हा भी अश्कनूर की तलाश में था। विक्रम का मानना था कि रत्न में रहस्यमय शक्तियां हैं जो उसे अकल्पनीय धन और शक्ति प्रदान कर सकती है। विक्रम अपने गुर्गों के एक समूह के साथ ताज में घुसपैठ कर रहा था। गुप्त रूप से रत्न की तलाश में दीवारों और फर्शों को खोद रहा था। उसके लापरवाह तरीकों से स्मारक को और अधिक नुकसान हो रहा था, जिससे वो प्रक्रिया तेज हो रही थी जिसे आरव और जारा रोकने की कोशिश कर रहे थे। आरव और जारा को एहसास हुआ कि वे समय के खिलाफ दौड़ में थे। उन्हें विक्रम से पहले अश्कनूर को खोजना था, न केवल ताज को बचाने के लिए, बल्कि एक राष्ट्रीय खजाने को अपवित्र होने से बचाने के लिए भी। उनकी खोज उन्हें ताज के छिपे हुए कक्षों और गुप्त मार्गों के माध्यम से एक रोमांचकारी साहसिक कार्य पर ले गई। उन्होंने सदियों पुरानी पहेलियों को हल किया, प्राचीन जालों से बचे और विक्रम के आदमियों के साथ खतरनाक टकराव का सामना किया। इस सब के दौरान जारा और आरव के बीच एक गहरा बंधन विकसित हुआ, जो ताज के लिए उनके साझा प्रेम और इसे बचाने के लिए उनकी हताशा से जाली था। अध्याय 4। दिल की खोज। अंत में सुरागों की एक श्रृंखला के बाद आरव और जारा ने खुद को एक छिपे हुए कक्ष में पाया जो सीधे मुख्य मकबरे के नीचे स्थित था। कमरे के केंद्र में एक अलंकृत आसन पर एक रत्न रखा था जो एक अलौकिक प्रकाश के साथ चमक रहा था। ये अश्कनूर था। जैसे ही जारा ने रत्न को लेने के लिए हाथ बढ़ाया, विक्रम और उसके आदमी कमरे में घुस आए। एक हताश संघर्ष हुआ। आरव और जारा अपनी बुद्धि और ताज के लेआउट के अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए विक्रम के गुर्गों को मात देने और उन्हें फंसाने में कामयाब रहे। लेकिन विक्रम भागने में सफल रहा और उसने अश्कनूर को अपने साथ ले लिया। उसके बिना
ताज पर प्रभाव तत्काल और विनाशकारी था। पूरा स्मारक हिंसक रूप से कांपने लगा। मीनारें खतरनाक रूप से झुक गई और गुंबद से संगमरमर के टुकड़े गिरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी का बहुत सार उनकी आंखों के सामने बिखर रहा था। एन अध्याय 5। एक प्रतिध्वनि और एक वादा एन हताश होकर ज़ारा और आरव ने ताज के परिसर के माध्यम से विक्रम का पीछा किया। उन्होंने उसे यमुना के किनारे पकड़ा जब वो एक नाव पर भागने की तैयारी कर रहा था। एक नाटकीय टकराव में आरव और विक्रम ने रत्न के लिए लड़ाई लड़ी। लड़ाई के दौरान रत्न विक्रम के हाथ से फिसल गया और नदी के गंदे पानी में गिर गया। एक पल के लिए सब कुछ खो गया लग रहा था। लेकिन फिर कुछ चमत्कारी हुआ। जैसे ही रत्न पानी में डूबा, ताज से एक नरम स्पंदित प्रकाश निकलने लगा। कंपन बंद हो गया और स्मारक एक बार फिर स्थिर हो गया। आरव और ज़ारा को एहसास हुआ कि अश्कनूर को कभी भी ताज से हटाने का इरादा नहीं था। इसका उद्देश्य यमुना के साथ एक होना था, जो शाश्वत प्रेम के प्रतीक और जीवन की निरंतर बहने वाली नदी के बीच एक प्रतीकात्मक संबंध बनाता है। विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया और ताज को बचा लिया गया, लेकिन अनुभव ने आरव और ज़ारा दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया था। उन्होंने महसूस किया था कि ताज सिर्फ पत्थर और संगमरमर से बना एक स्मारक नहीं था। ये एक जीवित था, जो अपने राष्ट्र के लोगों के दिलों और आत्माओं से जुड़ा हुआ था। आने वाले वर्षों में आरव और ज़ारा ने ताज के संरक्षक के रूप में अपना काम जारी रखा, ये सुनिश्चित करते हुए कि इसकी कहानी कभी नहीं भूली जाएगी और इसका सार हमेशा बना रहेगा। और यद्यपि दुनिया को अश्कनूर के रहस्य के बारे में कभी पता नहीं चला, लेकिन जो लोग जानते थे, उनके लिए ताज सिर्फ एक सुंदर इमारत से कहीं अधिक था। ये प्रेम की स्थायी शक्ति और एक राष्ट्र की अदम्य भावना का एक वसीयतनामा था। और कभी कभी यदि आप बहुत ध्यान से सुनते हैं, तो आप अभी भी संगमरमरी दीवारों में एक फुसफुसाहट सुन सकते हैं। एक ऐसी कहानी जो समय के माध्यम से प्रतिध्वनित होती है। एक ऐसे प्यार की कहानी जो इतनी मजबूत थी कि इसने इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल दिया और एक ऐसा स्मारक बनाया जो हमेशा के लिए दुनिया के दिलों पर कब्जा कर लेगा। सारी निगाहें अब बीरबल पर टिक गई थी। बीरबल अपनी जगह से उठे, बादशाह को सलाम किया और फिर सेठ हीरालाल की ओर मुड़े। उनके चेहरे पर वही शांत और रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने सेठ से पूछा, सेठ जी, तो आप ये मानते हैं कि पेड़ गोपाल का है और उसकी छाया आपकी? हीरालाल ने गर्व से छाती चौड़ी करके कहा, जी हां, बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। बीरबल ने फिर पूछा, और आप अपनी इस छाया का किराया वसूलते हैं? हीरालाल ने अकड़कर जवाब दिया, जी, अपनी चीज का किराया वसूलना मेरा हक है। बीरबल मुस्कुराए और फिर गोपाल की ओर देखकर बोले, गोपाल, तुम इस पेड़ के मालिक हो, है ना? गोपाल ने सिर हिलाकर हामी भरी। बीरबल ने कहा, और ये छाया सेठ हीरालाल की है, ठीक है। फिर बीरबल ने एक पल रुककर अपनी आवाज में गंभीरता लाते हुए कहा, तो फिर फैसला ये है, सेठ हीरालाल की संपत्ति, यानी कि ये छाया तुम्हारे पेड़ से निकलकर तुम्हारी जमीन पर पड़ रही है। इसका मतलब है कि सेठ जी तुम्हारी जमीन पर अपनी संपत्ति रखकर उसका अतिक्रमण कर रहे हैं। तुम्हें पूरा अधिकार है कि तुम सेठ जी से अपनी जमीन का किराया मांगो। ये सुनते ही हीरालाल का चेहरा पीला पड़ गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, और सुनो गोपाल, चूंकि तुम पेड़ के मालिक हो, तो तुम्हें यह भी अधिकार है कि तुम अपने पेड़ के साथ कुछ भी करो। अगर सेठ जी तुम्हें किराया देने में आनाकानी करें, तो तुम तुरंत कुल्हाड़ी मंगवाओ और अपना पेड़ काट डालो। जब पेड़ ही नहीं रहेगा, तो सेठ जी की संपत्ति यानी छाया भी अपने आप नष्ट हो जाएगी। ये सुनकर तो सेठ हीरालाल के होश ही उड़ गए। उसे अपनी आंखों के सामने अपना सारा खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा था। वो समझ गया था
कि बीरबल की बुद्धिमानी के आगे उसकी चालाकी टिक नहीं पाएगी। लेकिन बीरबल ने उसे अंतिम और सबसे घातक चोट पहुंचाने के लिए अपनी बात जारी रखी। उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, सिपाहियों, जाओ और सेठ हीरालाल के घर से एक बड़ा सा बर्तन और पानी लेकर आओ। सिपाही तुरंत आदेश का पालन करने चले गए। बीरबल ने सेठ से कहा, सेठ जी, आपकी छाया बड़ी चंचल है। सूरज के साथ साथ ये भी घूमती रहती है। कभी ये छोटी हो जाती है, कभी बड़ी, कभी ये गोपाल के खेत पर होती है, तो कभी किसी और की जमीन पर। अब से ये आपका कर्तव्य है कि आप अपनी इस संपत्ति को समेटकर अपने पास रखें। आप अपनी छाया को पानी में घोलकर इस बर्तन में भर लें और अपने साथ अपनी हवेली ले जाएं, ताकि ये इधर उधर घूमकर दूसरों को परेशान न करे। अब तो पूरे दरबार में ठहाके गूंजने लगे। खुद बादशाह अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। सेठ हीरालाल का चेहरा शर्मिंदगी और डर से लाल हो गया था। वो समझ गया था कि वो बुरी तरह फंस चुका है। वो तुरंत बीरबल के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए हुजूर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। मैं आज और अभी से उस पेड़ और उसकी छाया दोनों पर से अपना अधिकार छोड़ता हूं। बीरबल ने उसे उठाया और बादशाह की ओर देखा। बादशाह अकबर बीरबल की इस चतुराई और न्याय बुद्धि से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने फैसला सुनाया, सेठ हीरालाल, तुमने अपनी धूर्तता से एक गरीब को सताया और दरबार का बहुमूल्य समय नष्ट किया। तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हारा वो बरगद का पेड़, उसकी छाया और उसके आसपास की जमीन सब आज से गोपाल की हुई। इसके अलावा तुमने गोपाल से जो 500 सिक्के लिए थे, वे उसे तुरंत वापस करोगे और दंड के रूप में तुम शाही खजाने में 1000 सोने की मोहरें जमा कराओगे। बादशाह का न्यायपूर्ण फैसला सुनकर गोपाल की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने बादशाह अकबर और बीरबल को झुककर सलाम किया। उसका विश्वास आज जीत गया था। दूसरी ओर सेठ हीरालाल को अपनी करनी का फल मिल चुका था। उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। जब गोपाल वापस अपने गांव रामपुर पहुंचा, तो पूरे गांव ने एक नायक की तरह उसका स्वागत किया। सेठ हीरालाल के अत्याचार का अंत हो चुका था। अब वो विशाल बरगद का पेड़ और उसकी शीतल छाया सचमुच पूरे गांव की हो गई थी। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी बिना किसी डर के उस पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताते, खेलते